Good morning, children. Today we'll study class 10, Geography chapter 1, Resources and Development. In first video we have seen about the resources. What do you mean by resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. जो भी हमारे environment में मौजूद है और हम उससे हमारा need satisfied होता है और but it should be a technologically accessible, economically feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तभी हम उसको रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं पहले और फिर उसके साथ उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन बींग्स का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन बताएं। क्या ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ करके फिर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये हम उसका इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। और हमने देखा था कि रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया हुआ, ये पूरा हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा, है ना, कि क्या क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं और फिर हमने एजेंडा 21 भी पढ़ा था इसमें, रियो डी जेनेरियो और समिट 1992, उसमें जो एजेंडा बना 21 एजेंडा, वो भी हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। व्हाट यू मीन बाय रिसोर्सेज प्लानिंग, ये आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ये है आपका रिसोर्सेज प्लानिंग एजेंडा। अब तक हमने पढ़ा रिसोर्सेज प्लानिंग। इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी फॉर द judicious use of resources. It has important in our country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are religions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some religions where regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. Arunachal Pradesh has an abundance of water resources but lack in the infrastructure development. The state of Rajasthan is very well endowed with the solar and the wind energy but lacks in the water resources. The cold desert of the Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls of the balanced resources planning at the national, state और रीजनल और द लोकल लेवल। ओके, देखिए अब हम ये पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिसोर्सेज को जो भी रिसोर्स है को डेवलप करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक डेवलपमेंट प्लान चाहिए, और ताकि जो हम उसको क्या कर जी, जो भी रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबल बना सके। इसके लिए हमको क्या चाहिए, सस्टेन कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनेंगे, प्लान करेंगे हम लोग उसके लिए के रूप में। हम उसको किसके रूप में अडैप्ट करते हैं, रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट प्लान चाहिए और वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान के रूप में अडॉप्ट करते हैं उस चीज़ को। तो प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें प्लानिंग क्यों चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं एमपी में, क्या है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वो रिसोर्सेज हों। जो झारखंड में है, झारखंड में झारखंड जो है वो रिच इन मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ पे आयरन ओर मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे टाइडल एनर्जी नहीं है। और वहीं आप देख सकते हैं कि राजस्थान वगैरह है जहाँ पर हमको बहुत अच्छा क्या मिलता है, वहाँ पे राजस्थान में हमारे पास विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत महंगी, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या होता है कि इस बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्टेट में हर जगह अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं।
और किसी जगह पे हो सकता है कि कोई कंट्री है, कोई स्टेट जो है जहाँ पर अच्छी रिसोर्सेज मिलती हैं और कहीं पर दूसरी रिसोर्सेज अच्छी मिलती हैं। तो ये एग्जांपल से हमने देखा कि जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये रिच इन मिनरल्स और कोल डिपॉजिट यहाँ पे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर रिसोर्सेज है। वहीं हमने देखा कि राजस्थान में क्या है कि सोलर एनर्जी और टाइडल विंड एनर्जी जो है बहुत है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। लद्दाख जो हमारा है कोल्ड डेजर्ट, वो एकदम अलग थलग है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छा इट वाज, वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका सम वाइटल मिनरल्स भी वहाँ पे नहीं है। तो हम लोग को इस सब के लिए क्या करना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा, है ना, ताकि जो रिसोर्सेज दूसरी जगह पे है, ताकि हम उस रिसोर्सेज को सब जगह ले जा सकें। इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। क्या करना होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, ताकि हम सब जगह क्या है, सभी, चाहे आप बोलिए प्लानिंग एट नेशनल लेवल बोलिए, स्टेट लेवल बोलिए, किसी रीजनल और लोकल लेवल में भी हमको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो स्टेप है आपका, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई। सुनते जाइएगा, यहाँ पर आपकी मैं पर बुक में भी लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइडेंटिफाई, पहले रिसोर्सेज कहाँ हैं और कितने मात्रा में है, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि यहाँ किस रीजन में रिसोर्सेज कहाँ और कितने मात्रा में है ना, हम लोग को पहले सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? This involves the surveying, mapping, and the qualitative and quantitative estimation and the measurement of the resources. इसमें हम उसके जो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी उसकी कैसी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसे है, कितनी क्वांटिटी में है, ये सब हम उसको देखेंगे। हमको सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, ताकि हम पता लगा सकें कि कहाँ पर कितना रिसोर्सेज अवेलेबल। तो सबसे पहले ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और सेकेंड स्टेप आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब आपको तो ये पता चल गया कि यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब आपको प्लानिंग करनी होगी कि किस टेक्नोलॉजी का प्लानिंग ऐसे करना है कि अब किस टेक्नोलॉजी से हम जो वहाँ पे रिसोर्सेज है उसको निकाल सकें वहाँ से, और हम उसको यूज़ कर सकें, है ना, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकें हमको। तो इस रीज़न के साथ उसको अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, किस तरीके से प्रॉपर वे में वो सबके पास पहुंच सके। तो अब रिसोर्सेज कहाँ हैं ये पता चला, उसके बाद हमको प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्लियर है उसको, ताकि उसको हम प्रॉपर वे में एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, वहाँ से निकाल पाएँ। उसके बाद थर्ड आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। अब आपने रिसोर्सेज पता चल गया, प्लानिंग स्ट्रक्चर आपने बना लिया कि किस तरह से हम उसको निकालेंगे। उसके बाद देखा जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जैसे झारखंड में है, उड़ीसा में, उड़ीसा के बेल्ट में है, जो भी है, उन रिसोर्सेज को पूरी कंट्री तक कैसे पहुँचाएँ। ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा ना जब जो चीज़ें, यदि हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान अच्छा मिलता है, यहाँ पे राइस अच्छी है, लेकिन ये चीज़ें हमको सब तरफ भी तो पहुँचानी होगी, तभी तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे नेशन का होगा। तो झारखंड में यदि वो आयरन वगैरह अगर बहुत अच्छा है, तो वहाँ से जिस स्टेट्स में आयरन नहीं है, तो हमको वहाँ तक भी पहुँचाना होगा वो चीज़ों को। तो यदि जब हम पूरी कंट्री में पहुँचाएंगे, तभी क्या होगा हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट्स। तो ओवरऑल डेवलपमेंट्स क्या इंक्लूड करता है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ओवरऑल डेवलपमेंट्स में क्या होता है, मैच, ध्यान से सुनिए, मैचिंग, यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे लिखा होगा, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। जो भी हम रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान होता है उसको विथ हमको किससे मैच करना होगा, विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तभी क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जब हम जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, प्लान है, उसको हम अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा। क्लियर? अब इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं आपके लिए। इंडिया हैज़ मेड द concentrated efforts for अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। मतलब इंडिया ने बहुत गोल्स बनाए, जो 5 ईयर्स प्लान्स वगैरह में की, ताकि वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सके।
द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी, मतलब किसी रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. But merely availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder डेवलपमेंट. यदि मान लो रिसोर्सेज है लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर पा रहे, हम इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं यूज़ कर पा, इंस्टीट्यूशन नहीं अच्छे और टेक्नोलॉजी हम बेस्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये हमारी हिंडर मीन्स वो हमारी जो आप बोल सकते हैं डेवलपमेंट है उसको क्या कर सकता है, ये रोक सकता है. इससे हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है. क्लियर? There are many regions in our country that are rich in resources, but this included in economic. अब हमने देखा कि जैसे झारखंड में ही हम देखते हैं कि हमारा बहुत अच्छा वहाँ पर रिसोर्सेज है ना, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन हो जाता है, इंक्लूड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. On the contrary, there are some regions which have the poor resources but have लेकिन कुछ रीजन्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर क्या है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है लेकिन वहाँ पर है पुअर रिसोर्सेज, वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है. तो हमको क्या करना होगा, जहाँ रिसोर्सेज है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमको तो उसको नेशन डेवलपमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, उसको इस तरीके से प्लान करना होगा कि सारी चीज़ें सब तक पहुँच सकें, है ना. The history of the colonization reveals that the rich resources in the colonies were the main attraction for the foreign invaders. अब देखो जो हमारा रिच रिसोर्सेज थे उसी के कारण तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर हमारे यहाँ रिच रिसोर्सेज देखकर ही वो आए थे. It was primarily the higher level of technological development for the colonizing countries that helped them to exploit the resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can be contributed to the development only when they are accompanied by the appropriate technological development and institutional change. India has experienced all this in the different phases of the colonization. Therefore, in India, development in general and the resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of the human resources and the historical experience of the people. अब जैसे तो हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको क्या है, हमारी चीज़ों ने उनको आकर्षित किया, जो यहाँ रिसोर्सेज मिल रहे थे. और जो रिसोर्सेज यहाँ पे है तो ये जो दूसरे कॉलोनिज्म वाले थे, जो कंट्रीज़ जो दूसरे पे शासन करने आते थे, वो लोग क्या करते थे, हमारा जो रिसोर्सेज था ये लोग ले जाके उसको अब यहाँ पर वो बाहर की न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ उसको यूज़ किया, उन्होंने उसको निकाला और ले जाकर उन्होंने अपने देश को डेवलप किया. हमारे यहाँ से वो रिसोर्सेज ले जाते थे और अपने देश लेकर चले जाते थे और अपने देश को उन्होंने डेवलप किया वहाँ पे, है ना. अब देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी. एक गांधी जी ने कहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी की एक वर्ड है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी बडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. ये गांधी जी का कहना है. क्या कहा था गांधी जी ने, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. इसका क्या मतलब होता है, गांधी जी ने कहा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, यदि वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है और इतना है सफिशिएंट मैनर में हमारे पास वो. लेकिन यदि जब हम अपनी उसको ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए, मीन्स लालच को फुलफ़िल करने के लिए करते हैं, तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हाँ ना. ये सेटिस्फाइड जस्टिफाइड भी नहीं है, सेटिस्फाइड भी नहीं है. क्यों, आप अपनी लालच को पूरा करने के लिए सिर्फ उसको स्टोर करते जाओगे तो गलत बात है. पहले हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतें, और हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते, लेकिन हमारी लालच को कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकती. ये उनका कहना था. उनका कहना था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ द रूट कॉज ऑफ फॉर रिसोर्सेज डिप्लेशन. रिसोर्सेज डिप्लेशन का एक रूट कॉज ये भी था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, है ना. पहले लोगों को जितना चाहिए था वो उतना ही वो नेचर से ले लेते थे, जितना उनको ज़रूरत है वो उतना नेचर में काम करते थे और उससे लेते थे. लेकिन जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद नेचर को
हमने क्या किया, नेचर को एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया और रिसोर्सेज को हम क्या, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा निकालने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको निकालने लगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो हम रिसोर्सेज को, तो एक क्वेश्चन इससे ये निकल के आता है, क्या हमने रिसोर्सेज को सस्टेन कर पाए, जो रिसोर्सेज है उसको क्या हम सस्टेन कर पाएंगे इस तरीके से। चलिए पैराग्राफ आपके लिए पढ़ देती हूँ। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए वही बताएं, यदि हम उसको ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हैं, इरेशनल कंजप्शन करते हैं, लगातार कंजम्पशन करते हैं, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिकली, सोशल और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, इसके ऊपर आने के लिए, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल, इसलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से बच सकें। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, जो रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्वेशन करना होगा, कंजर्व करना होगा। ठीक है, इसके लिए दिस had been the main concern of the leaders and the thinkers in the past। पहले ये जो यहाँ के थिंकर्स थे वो सोचते थे किस तरीके से हम इसको कंजर्व करें। गांधी जी was very adept in voicing this concern about the resources conservation in this world। उन्होंने देखो यही वर्ड बोला उन्होंने, देयर इज़ इनफ फॉर एनी एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। ठीक है, सबके नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ग्रीड की, किसी के ग्रीड को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लालच को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज रूट कॉज। उन्होंने ये बताया कि जो सेल्फिश, जो लोग ग्रीडी हैं, सेल्फिश हैं, इंडिविजुअल अपने बारे में सोचते हैं, और जो नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, इसको उन्होंने रूट कॉज माना, किस चीज़ का, कि रिसोर्सेज डिप्लेशन का, जो रिसोर्सेज कम हो रहा है एट द ग्लोबल लेवल, इसको, इस चीज़ को उन्होंने बोला जिम्मेदार है ये। ही वॉज अगेंस्ट, उनका कहना था, ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई मासेज। जो मास प्रोडक्शन हम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रोडक्शन कर रहे थे, वो उसके खिलाफ थे, वो उसे रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस, ताकि लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ना कि मास प्रोडक्शन करें, ज़्यादा प्रोडक्शन करें। जैसे लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करें, लोग जो हैं, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करें, ना कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद उसमें क्या है, आप उसमें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, उसको चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट को डेवलप कर लो, मतलब जितना चाहे हम उसको डेवलप कर रहे हैं, जितना चाहे मर्ज़ी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लोगों उसे कंज्यूम करते रहें, लेकिन हम उनको उतना ही निकालें। और मतलब उनका कहना था कि जो मास प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, मतलब निकालते जा रहे हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट करते जाते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम चीज़ों को, लेकिन वो उतनी कंजम्पशन नहीं हो रही है ना। तो उनका कहना था कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जो आपकी ज़रूरत है उसको उसके हिसाब से प्रोडक्शन करें, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन करते जाएं और वो बाद में चीज़ें कंज्यूम, और उसके पहले कर लें, उसके बाद लोगों को जितना कंज्यूम करना है लोग कंज्यूम करें। तो पहले हमको अपनी ज़रूरतों को देखना होगा, बाद में हमको अपना कंजम्पशन करना होगा। हमको अपना नीड्स को देखना है पहले, है ना। लाके चीज़ों को भरते गए और ख़राब हो गई चीज़ें तो क्या फ़ायदा, दूसरों को भी नहीं मिलेगी, हमको भी नहीं मिलेगी। तो उनका वही कहना था, ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट बाई प्रोड्यूसिंग बाई मासेस। क्लियर। तो फर्स्ट वी हैव टू सी अवर नीड्स। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब advocate resources conservation for the first time in a more systematic way में resources को conservation करना किसने किया था, कब हुआ था, 1968 में। subsequently in 1974 गांधीयन फिलोसफी, ओके।
तो इस सबसे सिस्टमेटिक रिसोर्सेज जो बना कंजर्वेशन करने का, तो वो था 1968 में। और उसके बाद एक इन 1974 में गांधीयन फिलोसफी जो थी, गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय द सुमाको इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उनकी बुक में बताया गया है कब, 1974 में। द seminal contribution with respect to the resources conservation at the global level was made by the ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। देखिए ये सब आपको याद करना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में सब। तो ये कब था, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब बनी थी, इन 1987। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल गवर्नमेंट। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था कॉन्सेप्ट को, एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। और इसको बताया गया कि ये मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए है, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution, एक और हमने पहले ही पढ़ा था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इन 1992 में हुआ था। क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, सस्टेन करने के लिए।